आज हम ये पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी में सूर्य ताप वितरण को प्रभावित करने वाले कारक की डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। सूर्य से प्राप्त ताप की पृथ्वी के सभी भागों में समान रूप से प्राप्त नहीं होता है। इस कारण पृथ्वी पर तापमान का वितरण समान नहीं पाया जाता। निम्न बातें हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। नंबर 1 है सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की सीधी किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक तापमान प्रदान करती हैं। सीधी किरणों को वायुमंडल की कम दूरी तय करनी पड़ती है तथा साथ ही वह कम स्थान पर पड़ती है। इसके विपरीत तिरछी किरणें अधिक दूरी तय करने के साथ साथ भूतल के अधिक स्थान पर फैल जाती है। भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली किरणें के समूह को वायुमंडल कम दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि उच्च अक्षांश में पड़ने वाली किरणों के समूह को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अतः उच्च अक्षांश पर जो किरणें पहुंचती है वह अपने साथ कुछ ताप नष्ट कर चुकी होती हैं। उनमें ताप प्राप्त की मात्रा कम होती है। इसलिए जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ताप की प्राप्ति कम होती जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक ताप प्राप्त होता है। नंबर 2, सूर्य किरणों का तिरछापन एवं पृथ्वी की परिक्रमा स्थिति। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। इसके अनुसार सूर्य की पृथ्वी के संदर्भ में स्थिति बदलती रहती है। ऐसे में हमें आकाश पर सूर्य के उदय व अस्त होने और उसके मार्ग में परिवर्तन से अनुभव होता है कि पृथ्वी के परिक्रमण का कारण सूर्य की गति हमें 6 महीने उत्तरायण 6 महीने दक्षिणायन प्रतीत होती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर तथा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं, जबकि कर्क रेखा और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यही उत्तरी ध्रुव की ओर तिरछी होती जाती हैं, बल्कि उत्तरी ध्रुव तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। इस कारण यह ताप प्राप्त अत्यंत अल्प रहता है। जब सूर्य 23 दिसंबर से उत्तरायण की गति शुरू कर देता है तो सने सने उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का तिरछापन कम होता जाता है और सूर्य 6 माह के बाद 21 जून को अपनी उत्तरायण यात्रा का अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे कम तिरछी किरणें पड़ती हैं। इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अतः यह ताप प्राप्ति सबसे अधिक होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त करता है। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य किरणें अधिक तिरछी दिशा में होती हैं और एंटार्क्टिक वृत्त तक नहीं पहुंच पाती। 21 जून के बाद सूर्य की स्थिति पुनः दक्षिणायन होने लगती है और सने सने फिर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। इस प्रकार ये परिवर्तन सूर्य किरणें की स्थिति निश्चित समय पर ताप प्राप्त पर प्रभाव डालती रहती है। सूर्य की सीधी किरणें जहां एक ओर ग्रीष्मकाल लाने में सहायक होती हैं, दूसरी ओर तिरछी किरणें शीतकाल को जन्म देती हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर एक ही समय सूर्य ताप समान रूप से प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3 है दिन की अवधि। पृथ्वी दिन में सूर्य ताप ग्रहण करती है और रात्रि को भूतल पर ताप नष्ट होता है। अतः दिन में पृथ्वी का सूर्य ताप प्राप्त होती है। अतः
यह दिन का जितना अधिक लंबाई होगी सूर्य ताप उतनी अधिक मात्रा प्राप्त होती है। अतः जहाँ दिन की जितनी अधिक लंबाई होगी वहाँ सूर्य ताप उतना ही अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। इस कारण पृथ्वी पर जहाँ दिन की लंबाई रात की अपेक्षा अधिक होती है वहाँ सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। ऐसे दिनों में तापमान ऊंचा रहने से ग्रीष्म ऋतु रहती है। इसके विपरीत जहाँ दिन की अपेक्षा रातें लंबी होती हैं तापमान नीचा रहेगा, क्योंकि दिन को प्राप्त हुए ताप की अपेक्षा रात के ताप का विनाश अधिक होगा। भूमध्य रेखा केवल एक मात्र ऐसा अक्षांश है जहाँ सदैव दिन रात बराबर होते हैं। इसके विपरीत अन्य सभी अक्षांशों पर परिक्रमा की विभिन्न स्थितियों के अनुसार दिन रात बराबर होते हैं। इसके विपरीत अन्य सभी अक्षांशों पर परिक्रमा की विभिन्न स्थिति के अनुसार दिन रात छोटे बड़े होते रहते हैं। इसके अलावा केवल दो स्थिति शरद विषुवत तथा वसंत विषुवत को समस्त भूमंडल पर दिन रात की लंबाई बराबर होती है, जो 22 सितंबर और 21 मार्च को होती है। 23 सितंबर से 20 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध के दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, जबकि 22 मार्च से 21 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े तो रातें छोटी होती हैं। 22 मार्च और 21 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध के दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं। शेष समय की अवधि में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। इन्हीं स्थितियों में सूर्य ताप प्राप्त की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है परिक्रमा में पृथ्वी की सूर्य से दूरी की अवस्थिति। क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय दो ऐसी विशेष स्थितियां होती हैं, जिसमें एक स्थिति जुलाई में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसे सर्वोच्च कहते हैं, एफ्लिहन कहते हैं, और दूसरी दशा जनवरी में पृथ्वी सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी, उसे अपसौर पेरहिलियन कहते हैं। पहली अवस्था तब होती है जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की अवधि होती है, अतः अधिक दूरी होते हुए भी यह ताप की प्राप्ति अधिक होती है। दूसरी उपसौर स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु काल का अनुभव करता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल का प्रभाव रहता है। अतः इन्हीं दूरियों की अवस्था का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण दिखाई नहीं पड़ता जितना कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल से बनने वाले कोण और दिनों की अवधि का होता है। अगला पॉइंट है जल और थल वितरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। पृथ्वी पर जल और थल का वितरण सूर्य ताप की मात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन्हीं दोनों के गुणधर्म एक विशिष्ट भिन्नता पाई जाती है। जल थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है और शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। इन्हीं भिन्नता के कारण 1 घन मीटर थल की अपेक्षा 1 घन मीटर जल में तापमान की मात्रा समान रखने के लिए जल को दुगना तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। जल गतिशील होता है, वह गर्म होते ही दूसरे स्थान की ओर बह जाता है। इसके विपरीत थल स्थिर है, अतः सूर्य ताप प्राप्त होते ही उसी स्थान पर एकत्रित किए रखता है। सूर्य की किरणों का प्रभाव थल से केवल 1 मीटर की गहराई तक ही होता है, जबकि सूर्य की किरणें 18 से 20 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं जल में। अतः जल में तापमान फैल जाता है, थल में एक स्थान पर बना रहता है। दूसरे शब्दों में सूर्य की उतनी किरणों को थल की अपेक्षा जल के अधिक आयतन को गर्म करना पड़ता है, जिससे जल की ताप की प्राप्ति कम होती है। जल पर पड़ने वाली किरणों का कुछ अंश जलवाष्प बनाने में व्यय हो जाता है और कुछ अंश उसका तापमान बढ़ाता है, जबकि थल पर कुछ भागों को छोड़कर ताप का सारा अंश तापमान बढ़ाने में सहायक रहता है। जल भाग पर मेघाच्छादन का प्रभाव अधिकांश समय रहने के कारण सूर्य ताप की कम मात्रा प्राप्त होती है, जबकि थल पर अधिक समय आकाश साफ रहने के कारण सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। जल की सतह से सूर्य ताप का परिवर्तन होता है, जबकि थल की अधिकांश भाग ऐसे नहीं हैं। इसी कारण अक्षांशों में गर्मी में थल भाग की अपेक्षा गर्म रहती है, जाड़ों में जल भाग थल भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है।
अतः स्पष्ट है कि जल की अपेक्षा थल अधिक सूर्य ताप प्राप्त करते हैं। यही भिन्नता जलवायु व महाद्वीपों के सम का गुण सृजित करती है। इसका तात्पर्य है कि थल शीघ्र ठंडा और गर्म होता है, उसमें तापांतर वार्षिक और दैनिक दोनों ही अधिक रहते हैं। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध का थल भाग अधिक होने के कारण महाद्वीपीय भिन्नताएं अधिक रहती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक होने के कारण समताप की अवस्थाएं मिलती रहती हैं। अब है धरातल का रंग, कलर्स ऑफ सरफेस। पथरीला और गहरे रंग का धरातल सूर्य ताप को अधिक सोखता है, जबकि चीका मिट्टी हल्के रंग का धरातल कम सूर्य ताप सोखता है, उसमें परिवर्तन का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट है